हेलो गाइस, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर इन सीपीसी मॉड्यूल। हम इसमें सिर्फ टॉपिक 1 विच इज़ डेफिनेशंस कवर करेंगे। और डेफिनेशन कौन कौन सी कवर करेंगे? दे आर कोड, डिक्री, डिक्री होल्डर, जजमेंट, ऑर्डर एंड मीन प्रॉफिट्स। आपके सेक्शन 2 ऑफ द बेयर एक्ट में गिवन है सारी डेफिनेशंस। हम अभी सारी कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो कवर करेंगे जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वी लेट्स गो फॉर कोड। कोड गिवन है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में। अब मैं जब भी सबसेक्शन 1, 2 ऐसे 3 बोलूँगा तो यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं सेक्शन 2 के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ताकि मेरे को पूरा लाइन ना बोलना पड़े कि सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 1 ऐसे करके। दैट विल बी बोरिंग फॉर यू गाइज एज वेल। तो जो कोड है उसकी डिफाइन कर रखा है इन्होंने, दैट कोड वेन एवर यू वुड यूज द वर्ड कोड इट वुड इंक्लूड रूल्स। इसका मतलब है कि जैसे सीपीसी है विच इज सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें कोड नॉट ओनली इट कवर्स सेक्शंस बट रूल्स को भी। अगर आपको पता होगा कि जब प्रोविजन खत्म हो जाता है सीपीसी में, उसके बाद ऑर्डर्स एंड रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी कोड कवर करता है व्हेन यू से द टर्म कोड। सेकंड है हमारा डिक्री। डिक्री सबसेक्शन 2 में गिवन है। अब जो डिक्री के बेयर एक्ट की रीडिंग करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा सा डिक्री होती क्या है। डिक्री आपका बस एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे कोर्ट ने बस डिफाइन कर रखा है राइट्स ऑफ द पार्टीज को। और जो डिक्री है वो हमेशा जजमेंट के बाद आती है। जजमेंट बेसिकली आप मान लो कि डिक्री की जस्टिफिकेशन देता है कि वट एवर द जज हैज़ सेड इन अ डिक्री इज जस्टिफाइड इन द जजमेंट। एंड डिक्री हैज़ 5 टाइप अनलाइक जजमेंट, जो कि सिर्फ एक ही होती है। तो जो डिक्री है उसकी अगर आप बेयर रीडिंग करेंगे, बिकॉज आई वुड आस्क यू टू गो अहेड एंड ओपन दिस बेयर एट साइड बाय साइड। तो जो डिक्री की डेफिनेशन स्टार्ट होती है विद द टर्म दैट डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। अब इसको ब्रेक करते हैं। एडजुडिकेशन का मतलब है इट्स एन एंटायर प्रोसेस बाय विच जज रिव्यूज एंड अराइव एट अ कंक्लूजन। एंड वो कंक्लूजन में अराइव कैसे करता है? बाय अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड टू द केस। एग्जैक्टली। और जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है उसका मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन इज नथिंग बट जज इज फॉर्मली डिक्लेयरिंग वट एवर हिज कंक्लूजन इज, वट एवर हिज कंक्लूजन ही हैज अराइव्ड बाय अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड। और एक कंक्लूजन, किसकी कंक्लूजन की बात कर रहे हैं? दिस कंक्लूजन इज बेसिकली द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ऑल और फ्यू ऑफ द रिलीज क्लेम्ड इन द प्लेंट बाय द प्लेंटिफ। प्लेंट अभी आप छोड़ दीजिए, प्लेंट अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम। प्लेंटिफ जो भी क्लेम करता है इस कंक्लूजन में जज उसको इधर एक्सेप्ट कर लेता है या फिर इधर रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा और डीप में पढ़ता है। तो हमने अभी पढ़ा कि डिक्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। मैंने और टर्म्स ब्रेक करे हैं और इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं आपको ये विद इन कोट्स मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डेफिनेशन गोज ऑन टू से दैट इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है कि नथिंग इज नाउ लेफ्ट टू डिटरमाइन। अब जो भी करना था वो हो चुका है। कंक्लूसिवली डिटरमाइन क्या क्या डिटरमाइन कर रहा है वो कंक्लूसिवली? दैट इज द राइट्स ऑफ द पार्टी इन द सूट। अब जो राइट्स ऑफ द पार्टीज है विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन द सूट। आप जानते होंगे किसी भी सूट में देर आर क्वेश्चंस कि द क्वेश्चन विच आर इन कॉन्ट्रोवर्सी, कि जिस पे अगर आंसर मिल गया तो वी विल गेट द आंसर फॉर द सूट इटसेल्फ। तो ऑल या एनी मैटर इन द सूट के क्वेश्चन पे जब हम कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दे राइट्स ऑफ द पार्टीज, दैट इज नथिंग बट अ डिक्री। फिर आगे डेफिनेशन बोलती है कि डिक्री कैन बी ईदर प्रीलिमिनरी और फाइनल। दैट इज, प्रीलिमिनरी का मतलब ये नहीं है कि अब कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं हुआ है। कंक्लूसिवली डिटरमाइन हुआ है बट ऑल्दो इट मे नॉट बी कंक्लूसिवली डिस्पोज ऑफ द सूट। दैट इज कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो गए राइट्स, बट हमने सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करा है अभी। तो डिक्री कैन बी इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल, और इट कैन बी पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। अभी हम ये सारे चारों टाइप्स जो भी हैं, और भी टाइप्स हैं वैसे, ये सारे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है अगेन कंक्लूसिवली डिटरमाइन क्या? राइट्स ऑफ द पार्टी इन कॉन्ट्रोवर्सी इन अ सूट विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन द सूट। अब पहले हम देखते हैं व्हाट सूट मीन्स। एनी मैटर हम बात कर रहे हैं ना कि राइट्स ऑफ पार्टीज इन अ सूट। सूट कोई भी सिविल प्रोसीडिंग है विच इज इंस्टीट्यूटेड बाय मीन्स ऑफ अ प्लेंट। प्लेंट अभी मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ प्लेंट क्या होता है। प्लेंटिफ जब अपनी क्लेम फाइल करता है कि मेरे साथ ये हुआ है, आई नाउ नीड दिस रिलीफ, और ये कोर्ट में जब फाइल करता है उसको प्लेंट बोलता है। अभी इन डेप्थ थोड़ा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जो सूट है इट्स अ सिविल प्रोसीडिंग, सिविल नेचर का सूट होता है। ये आपका क्रिमिनल नहीं है, सिविल है।
ठीक है, जो फिर कहाँ पे डिक्री कहाँ पे होती है? एक सिविल सूट में होती है। और हमने बात करी कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट्स ऑफ द पार्टी इन कंट्रोवर्सी। अब राइट्स ऑफ द पार्टी इन कंट्रोवर्सी डज नॉट इंक्लूड राइट्स डिस्कस्ड प्रीलिमिनरी टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। कि हमने बात करी कि सूट कब स्टार्ट होगा? जब मैं प्लेंट इंस्टीट्यूट कर दूंगा, बट प्रीलिमिनरी टू दैट मतलब कि सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले कोई भी राइट डिटरमाइन हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ डिक्री। एग्जाम्पल दे लेते हैं कि ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट लीव टू sue एज इंडिजेंट पर्सन इज़ नॉट अ डिक्री। कि अभी मैंने एक एप्लीकेशन फाइल करी है कि मुझे एक इंडिजेंट पर्सन या फिर एक गरीब इंसान की तरह मुझे लड़ने का मौका दीजिए, कि इसका मतलब कोर्ट फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती, प्लीडर भी फ्री में मिलता है, ये सारी बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, दैट इज कोर्ट हैज डिटरमाइन योर राइट हियर ऑल्सो, राइट। लेकिन हम इसको डिक्री नहीं बोलेंगे क्योंकि दिस इज डिस्कस्ड प्रीलिमिनरी या फिर दिस इज डिस्कस्ड पहले टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कि अभी सूट स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही आपके ये राइट्स डिस्कस हुए हैं, इसीलिए डिक्री नहीं है। डीम्ड डिक्री वो है जो एक्सप्रेसली बता रखा है कि अगर ये होगा, इन दो सिचुएशन में ये भी डिक्री होंगी। कौन सी दो सिचुएशन? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 ऑफ CPC। अब इसीलिए हमारे पास कितने टाइप्स हो गए डिक्री के? 5 टाइप्स। जो 3 हमने वहाँ पढ़े थे, विच इज़ प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। 2 हमने डीम डिक्री पढ़ी जो थी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। तो 5 टाइप्स हैं पूरे। फर्स्ट हम देखते हैं प्रीलिमिनरी डिक्री। प्रीलिमिनरी डिक्री देखो, आप वन ऑफ द एसेंशियल क्या था डिक्री का कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन होने चाहिए राइट्स ऑफ द पार्टीज इन अ सूट। ठीक है, प्रीलिमिनरी डिक्री का मतलब ये नहीं है कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं है, नहीं, द राइट्स ऑफ द पार्टीज आर कंक्लूसिवली डिटरमाइन। बट एक प्रॉब्लम है जो इसको फाइनल डिक्री से नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। कि हमने राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज तो स्टेट आउट कर दी, जज ने तो स्टेट आउट कर दी, बट द एक्चुअल डिसीजन इज स्टिल टू बी वर्कड आउट इन फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये मोस्टली पार्टीशन के सूट्स में होता है, प्रॉपर्टी वाले। फॉर एग्जांपल, अब मुझे जज हूँ मैं, सपोज मान लो कि अब मुझे प्रॉपर्टी का शेयर डिटरमाइन करना है। तो वो शेयर तो मैंने डिटरमाइन कर लिया और मैंने एक डिक्री निकाल दी कि इस एक्स का ये शेयर है, वाई का ये शेयर है। तो दिस डिक्री इज कंक्लूसिवली डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ बोथ द पार्टीज, बट विच पोर्शन वुड गो टू whom, ये अभी इज स्टिल येट टू बी डिसाइडेड। तो ये प्रीलिमिनरी डिक्री में मैंने क्या किया? डिक्लेयर द राइट ऑफ द पार्टीज। अब फाइनल डिक्री में मैं एक्चुअल डिवीजन की बात कर रहा हूँ कि अब किसको क्या मिलेगा, बाय मीट्स एंड बाउंड इट विल टेक प्लेस। तो फाइनल डिक्री में यही होता है कि कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। तो प्रीलिमिनरी के डिक्री के 2 बेसिकली स्टेजेस हैं। वन स्टेज है कि वेयर द राइट्स ऑफ द पार्टीज आर एडजुडिकेटेड, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करा, जो मैंने बताया आपको पार्टीशन वाले केस में, कि जहाँ पे मैंने बता दिया कि किसका कितना शेयर है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया, ये हमारी प्रीलिमिनरी डिक्री हो गई। अब उस सूट का जो सेकेंड स्टेज है, व्हेन दोज राइट्स आर इम्प्लीमेंटेड और एग्जीक्यूटेड, कि जब मैंने मीट्स एंड बाउंड में एक्चुअल डिविजन करा उस प्रॉपर्टी का, दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ इट। वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में आता है। कि जब मैंने डिक्री निकाल दी है, प्रीलिमिनरी डिक्री निकाल दिया, अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चाहिए। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के बाद जो आएगा वो होगा मेरा फाइनल डिक्री। तो फाइनल डिक्री क्या है? इट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। तो फाइनल डिक्री इज फाइनल when such adjudication completely dispose of the suit। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो फंक्शन क्या है फाइनल डिक्री का? इट इज़ जस्ट मियरली रीस्टेटिंग व्हाट प्राइमरी डिक्री में जो भी लिखा हुआ था, और उस प्राइमरी डिक्री में जो भी लिखा हुआ था उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ऐसा मत सोच लेना कि प्रीलिमिनरी डिक्री को एक्सटिंग्विश कर दिया फाइनल डिक्री ने। इसको मैं एक्सटिंग्विश नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कि फाइनल डिक्री हैज़ जस्ट गिवन इफेक्ट टू द प्रीलिमिनरी डिक्री। बहुत डिफरेंस है दोनों में। अब डिफरेंस देखते हैं प्रीलिमिनरी डिक्री में कि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कंप्लीटली डिस्पोजिंग ऑफ द सूट। फाइनल में वो कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो रहा है। प्रीलिमिनरी डिक्री में इट इज़ असर्टेनिंग व्हाट इज़ टू बी डन, और फाइनल डिक्री में हाउ इट विल बी डन इज व्हाट इट इज़ गिवन देयर। अब प्रीलिमिनरी डिक्री इट इज़ इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ? फाइनल डिक्री का जब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस तब पता चलेगा। फाइनल डिक्री इज डिपेंडेंट ऑन प्रीलिमिनरी डिक्री एंड सबऑर्डिनेट टू इट। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सबऑर्डिनेट टू इट कैसे? क्योंकि फाइनल डिक्री जैसे है, इट इज़ रीस्टेटिंग द प्रीलिमिनरी डिक्री जो मैंने आपको बताया था। जब वो रीस्टेट कर रही है तो वो अपने आप से कुछ नहीं कर रही है, इट इज़ जस्ट
सबऑर्डिनेट टू द प्रीलिमिनरी डिग्री, कि जो प्रीलिमिनरी में लिखा है उसको फाइनल ने बोला है प्लस उसको इम्प्लीमेंट करा है. दैट इज व्हाट फाइनल डिग्री इज डूइंग. इट इज नॉट एक्सटिंग्विशिंग प्रीलिमिनरी डिग्री अगेन, इट इज जस्ट गिविंग अफेक्ट टू व्हाट इज सेड इन प्रीलिमिनरी डिग्री. I hope you got it. Third point is partly preliminary and partly final degree. अब partly का मतलब क्या है? जब कोई भी डिग्री में when court is deciding two questions in the same degree. Suppose एक क्वेश्चन उन्होंने फाइनल तरीके से बता दिया, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने फाइनल तरीके से नहीं बताया. एग्जाम्पल लेते हैं, एक सूट ऑफ पोजेशन है प्रॉपर्टी का जो कंपनी सी है हमारी, ठीक है. और अब दो क्वेश्चन थे उस सूट में. एक क्वेश्चन में जज ने बोला कि इट पास अ डिग्री ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, कि प्लेंटिफ को वो कंपनी दे दी उन्होंने. ये था हमारा कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया राइट्स, ठीक है. और दे दी मतलब इम्प्लीमेंट भी करते, दैट इज़ द फाइनल डिग्री, ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन है कि जिसमें उन्होंने ऑर्डर करा दैट देयर शुड बी एन इंक्वायरी ऑफ एनी काइंड, बी इट, दैट इज़ नॉट द इशू हियर, कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए इनटू द कंपनी सी. अब ये इंक्वायरी है, ये प्रीलिमिनरी है नेचर में, कि अभी इसको इम्प्लीमेंट आउट करना बाकी है. तो ये डिग्री क्या हो गई? पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रीलिमिनरी. और फोर्थ है हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कि जब हमारा प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है, कि जो सब सेक्शन 2 है इट प्रोवाइड कि जब रिजेक्शन जो हमारा प्लेंट है जब वो रिजेक्ट हो जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री. अभी डीम्ड डिग्री बोलते हैं हम इसको, ठीक है. तो जिस ऑर्डर से प्लेंट रिजेक्ट करेगा जज, वो ऑर्डर नहीं है बल्कि वो ऑर्डर डिग्री है, ठीक है. और कुछ ग्राउंड्स होते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि किस ग्राउंड्स पे प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है. वो ग्राउंड आपको ऑर्डर 7 रूल 11 में मिल जाएंगे. अब आपको लग रहा होगा कि प्लेंट इतनी बार से ऋतिक बोल रहा है, वो प्लेंट है क्या? प्लेंट कुछ नहीं है बट इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें प्लेंटिफ के क्लेम लिखे हुए होते हैं, ठीक है. और ऑर्डर 7 में हमारे पर्टिकुलर्स बता रखे हैं, इवन दो प्लेंट वर्ड जो टर्म है प्लेंट वो डिफाइन नहीं कर रखा कहीं भी सीपीसी में, बट ऑर्डर 7 ये बताता है कि प्लेंट में होना क्या चाहिए. वन ऑफ द फ्यू थिंग्स है कि प्लेंट में केस फैक्ट्स होने चाहिए, प्लेंट में ये होना चाहिए व्हाट इज द रिलीफ सॉट बाय द प्लेंटिफ एंड ऑल अदर पर्टिकुलर्स, जो आपको अगर पढ़ना है तो आप इस लेक्चर को पॉज करके लिस्ट पूरी पढ़ सकते हैं. तो जो फिफ्थ टाइप है वो है डिटर्मिनेशन फॉर क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, दैट इज रेस्टिट्यूशन. वो भी एक डीम्ड डिग्री होगी. रेस्टिट्यूशन जो सेक्शन 144 है वो रेस्टिट्यूशन की बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करता है बेसिकली. कि होता क्या है, जब हमारे पास कोई भी डिग्री होती है वो अपीलेबल होती है, जनरली डिग्री अपीलेबल होती है, तो उनको अपील पे उनको वेरी करा दिया जाता है, या फिर मतलब वेरी मतलब थोड़ा डिफरेंट करा दिया जाता है, या फिर उसको अपने फेवर में करा लिया जाता है. मेरे खिलाफ आई थी वो डिग्री, अब मैंने उसको हायर कोर्ट में जाके या फिर कैसे भी करके, मतलब बहुत तरीके और होते हैं उनमें हम नहीं जाएंगे, कैसे भी करके मैंने उस डिग्री को चेंज करा लिया. अब वो डिग्री मेरे फेवर में आ गई, तो जो पार्टी हु इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम सच रेस्टिट्यूशन, from such variation or such amendment in that degree due to appellation or various other ways, तो वो पार्टी अब अप्लाई करती है सेक्शन 144 के अंडर फॉर दी रेस्टिट्यूशन. और जब भी अब इस एप्लीकेशन में, अब जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, सपोज इस एप्लीकेशन में कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, चलो हाँ ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल करूँगा, और वो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट का जज बोलेगा कि हाँ ठीक है, अब मैं डिग्री में ये चेंज ला रहा हूँ, जो ये रेस्टिट्यूशन से मैं ये चेंजेस ला रहा हूँ अपनी ओरिजिनल डिग्री में. और ये भी जो चेंजेस होने चाहिए, जो एप्लीकेशन है ये हमारी रेस्टिट्यूशन की, वो एप्लीकेशन शुड टॉक अबाउट द कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज़. मतलब डिग्री के एसेंशियल्स तो अभी भी फुलफ़िल होने चाहिए, और जब वो फुलफ़िल होंगे और ये जब जज अपनी न्यू डिग्री को चेंज कर देगा, ओरिजिनल डिग्री को न्यू डिग्री बना देगा, तो वो डिग्री विल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी आर डिग्री. यही फिफ्थ टाइप है हमारा. और कौन कौन सी चीज़ें आर नॉट डिग्री, ये एक्सप्रेसली डेफिनेशन में गिवन है. फर्स्ट, एनी एजुडिकेशन फ्रॉम विच इट अपीयर्स दैट एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर. देखो, नॉर्मली ऑर्डर आर नॉट अपीलेबल, अनलाइक डिग्री जो नॉर्मली अपीलेबल होती हैं. और ऑर्डर जब अपीलेबल होते हैं और अपील मिल जाती है और उसमें अपील में कुछ
एडजुडिकेशन होता है या फिर कोई ऑर्डर पास होता है तो वो ऑर्डर है, वो ऑर्डर डिक्री नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली हमारा सेटअप क्या होता है दिमाग का कि सिर्फ डिक्री अपीलेबल होती है, नहीं, इन केस ऑफ ऑर्डर्स आर अपीलेबल तो वो अपील होके वो ऑर्डर ही रहेंगे, डिक्री नहीं बनेंगे। सेकेंड है और एनी सच ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर आप आगे सीपीसी पढ़ेंगे विच वी विल डू तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ विच आपकी जो सूट है वो डिसमिस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ खुद ही अपीयर नहीं हुआ सूट में तो वो जज डिसमिस कर सकता है सूट को, और जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल है वो एक डिक्री नहीं होगा क्योंकि एक्सप्रेसली बोल रखा है यहाँ पे। नाउ वी मूव ऑन टू आवर थर्ड डेफिनेशन विच इज़ डिक्री होल्डर। ये सबसेक्शन 3 में है आपकी। डिक्री होल्डर इज़ बेसिकली नथिंग बट एनी पर्सन जिसके फेवर में डिक्री आई है या फिर और एन ऑर्डर विच इज़ केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। और ये जो पर्सन है दैट कैन बी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट या फिर इवन अ मैन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सूट कैन बी अ डिक्री होल्डर। जो हमारी जजमेंट है दैट टॉक्स अबाउट फोर्थ हमारी जजमेंट है जो सबसेक्शन 9। फोर्थ हमारी जजमेंट है जो सबसेक्शन 9 में है। जजमेंट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। कि जो डिक्री और ऑर्डर जो उसने जज ने दिया है वो क्यों दिया है वो जजमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एवरी जजमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, ये अभी हम नहीं देखेंगे। एवरी जजमेंट शुड कंटेन कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, कि मतलब स्टेट किसके बारे में, थोड़े फैक्ट्स, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन की क्वेश्चन या इश्यूज क्या अराइज हुए हैं उस फैक्ट्स से, और डिसीजन देयर ऑन कि अब जो पॉइंट्स हैं जो इशू अराइज हुए हैं उस पर आपने डिसीजन क्या दिया है और रीजनिंग में आपने वो डिसीजन क्यों दिया है वो बताते हैं। तो ये 4 चीज़ें हर जजमेंट में होनी चाहिए। डिग्री और जजमेंट का डिफरेंस बहुत इजी है, मैं आपको एक एनालॉजी से बताता हूँ। व्हाट मार्कशीट इज़ टू अ डिग्री इज़ व्हाट जजमेंट इज़ टू अ डिग्री। कि मार्कशीट सपोज हर सेमेस्टर की मार्कशीट में आपको हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर मार्क्स पता चल जाएंगे, ठीक है, और डिग्री में लिखा हुआ है कि आपको फर्स्ट डिस्टिंक्शन आई है। किसी को डाउट है कि फर्स्ट डिस्टिंक्शन कैसे आ गई तो आप उसको मार्कशीट में जस्टिफिकेशन दिखा सकता है कि भाई भाई मेरी मार्कशीट में आप मार्क्स देख लो अच्छे आए हैं। तो उसी तरीके से जजमेंट में आपको जस्टिफिकेशन मिल जाती है किसी भी डिग्री की, कि डिग्री ऐसी क्यों है तो आपको जानना है तो आप जजमेंट में जाके देख लीजिए कि जज ने किस रीजनिंग के बेसिस पे ये डिग्री पास करी है। तो बेसिकली इन शॉर्ट जजमेंट इज रिफ्लेक्टिंग द जस्टिफिकेशन ऑफ द कोर्ट फॉर पासिंग सच डिग्री, एंड जजमेंट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री और ऑर्डर्स। की अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, डिग्री में जजमेंट में जाके देख सकते हैं। नाउ इन अ डिग्री इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ जज टू गिव स्टेटमेंट बट इन अ जजमेंट इट इज़ नेसेसरी फॉर द जज टू गिव स्टेटमेंट। देयरफॉर जो जजमेंट है इट इज़ अ स्टेट प्रायर टू डिग्री, की डिग्री को पास करने से पहले की स्टेज है, क्योंकि हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिग्री तब पास होती है जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाती है, तो डिग्री सेकेंड टू द जजमेंट। अब हम ऑर्डर्स पे आते हैं। ऑर्डर्स इज द फिफ्थ डेफिनेशन हियर। ये सेक्शन सबसेक्शन 14 में आपको मिल जाएगा सेक्शन 2 के। इट मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिग्री। अब डिग्री और ऑर्डर में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं बट जो एक चीज़ डिफरेंट है वो हम देखेंगे। सिमिलैरिटीज़ क्या है कि बोथ आर एजुडिकेशन बाय कोर्ट, की बोथ कंक्लूजन है कोर्ट के, कि बोथ सोल्यूशन निकाला है जो कोर्ट ने वो है। बोथ आर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया जज ने कि उनको बोलना क्या है, ठीक है। बोथ आर डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी, की बोथ दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ इन कॉन्ट्रोवर्सी इन अ सूट, ठीक है, एंड बोथ आर डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है इट लाइज इन द नेचर ऑफ डिसीजन, क्योंकि मैनर डिसीजन तो बहुत सेम है। आपको डिग्री और ऑर्डर कभी कभी बहुत सिमिलर दिख सकता है बट आपको जानने के लिए इनका नेचर समझना पड़ेगा। अब जो डिफरेंस होता है कि जो ऑर्डर है इट में अराइज फ्रॉम प्लेंट, पिटीशन या एप्लीकेशन, और जो डिग्री है वो सिर्फ प्लेंट से आती है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक एप्लीकेशन डाली है एक इंडिजिन पर्सन की तरीके से फाइट करने के लिए और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो जो ऑर्डर जिस ऑर्डर से वो रिजेक्ट हुई है वो ऑर्डर डिग्री है, डिग्री नहीं है वो, बल्कि वो ऑर्डर एक ऑर्डर ही है। क्यों ऑर्डर है? क्योंकि वो एक एप्लीकेशन पे ऑर्डर आया, वो एक प्लेंट पे ऑर्डर नहीं आया है। तो जो प्लेंट पे ऑर्डर आएगा, जो प्लेंट पे
जो डिसीजन आएगा वो डिक्री होती है, वरना ऑर्डर तो आपका प्लेन, पिटीशन, एप्लीकेशन तीनों से आ सकता है। ऑर्डर में इट मे और मे नॉट डिटरमाइन फाइनली द राइट्स ऑफ पार्टीज, डिक्री में तो इट फाइनली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टी। ऑर्डर ओनली फ्यू ऑर्डर्स आर अपीलेबल, कि जनरली पार्लेंस में हम ये बोलते नहीं कि ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं, कुछ ही ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं। डिक्री में जनरली सारी डिक्री अपीलेबल होती है। ऑर्डर की कोई सेकंड अपील नहीं होती। डिक्री की सेकंड अपील होती है, मे बी अवेलेबल देयर, हाई कोर्ट में जाके कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिनके बेस पे यू कैन गो फॉर सेकंड अपील। ऑर्डर में कोई प्रीलिमिनरी टाइप का ऑर्डर नहीं होता, बट डिक्री में इट कैन बी प्रीलिमिनरी और फाइनल ऑर्डर। हमारी सिक्स डेफिनेशन जो कि लास्ट है यहाँ पे, मीन प्रॉफिट, जो सबसेक्शन 12 में गिवन है। मीन प्रॉफिट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल पोजेस कर रखा है तो उसको उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट हो रहा है, और जो दूसरे प्लेंटिफ को जिसकी वो ओरिजिनली प्रॉपर्टी है उसको जो लॉस हो रहा है, उसको कोर्ट रेस्टिट्यूट करती है, उसको कोर्ट प्रॉफिट्स वापस दे देती है, उसी को मीन प्रॉफिट बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम। एक्चुअली रिसीव्ड को जो मतलब मैंने रॉन्गफुली पोजेस कर रखी है, मैं टेनेंट हूँ, मेरे को अभी घर छोड़ना था बट मैंने छोड़ा नहीं, और मैं किसी और से रेंट ले रहा हूँ या फिर उस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं, तो जो एक्चुअली मैं रिसीव कर रहा हूँ। और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ऑर्डिनरी डिलीजेंस को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। एंड टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स, अब इंटरेस्ट भी दे सकती है कोर्ट, बट इट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। अब अगर मैंने रॉन्गफुल पोजेस कर रखे और मैंने इम्प्रूवमेंट्स बनाने के बाद उससे प्रॉफिट कमाया, तो इट विल नॉट गेट इंक्लूडेड इन द मीन प्रॉफिट। यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट टेकअवेज हैं इस डेफिनेशन में। इट इज़ टू नोट द डेफिनेशन अटैचेस इंपॉर्टेंस दैट ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग मीन प्रॉफिट्स। अब ड्यू डिलीजेंस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सेकेंड जो है कि इट कैन ओनली बी अवॉर्डेड जब एक प्रॉपर्टी अनलॉफुली ऑक्यूपाइड है और डिप्राइव करिए ओरिजिनल ओनर को ऑफ हिज राइट्स। और जो इंटरेस्ट है यहाँ पे इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मीन प्रॉफिट, जो इस डेफिनेशन में बता रखा है। इस डेफिनेशन में लाइन है ना कि टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स, तो यहाँ पे ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। रॉन्गफुल पोजेशन, एक्चुअली रिसीव, माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस एंड सच प्रॉफिट्स, ये हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज जो एक्स है वो ट्रेसपासर है एंड इट क्लेम्स वाई की प्रॉपर्टी, और जब वाई की प्रॉपर्टी उसने क्लेम करी तो जो प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है दैट इज़ मीन प्रॉफिट। बट अगर एक्स ने यहीं पे वेल डिग कर लिया और एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी और उससे वो रेंट कमा रहा है, तो दिस विल नॉट कवर्ड इन द मीन प्रॉफिट, क्योंकि मीन प्रॉफिट में वो कवर नहीं होता अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो इम्प्रूवमेंट जो एक इंसान ने बनाई होती है, जो जिसके पास रॉन्गफुल पोजेशन होता है, जो टेस्ट है असेस करने का मीन प्रॉफिट का, द टेस्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कि प्लेंटिफ का लॉस कितना हुआ है, बट ये टेस्ट इस पे बेस्ड है कि डिफेंडेंट को कितना गेन हुआ है या फिर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से उसको कितना गेन हो सकता था बाय सच रॉन्गफुल पोजेशन। ऑर्डिनरी डिलीजेंस या ऑर्डिनरी प्रूडेंस से अगर वो दिमाग लगाता तो इतना कमा सकता था, उस पे है ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस। समझ आया हो, आई होप। एंड जो इंटरेस्ट की बात हो रही है मीन प्रॉफिट में, वो इंटरेस्ट प्लेंटिफ कंप्यूट नहीं करेगा, वो कोर्ट कंप्यूट करेगा। इंटरेस्ट जो फिक्स नहीं है वो कोर्ट के डिस्क्रेशन में होता है, बट इट शुड नॉट गेट एक्सीडेड फ्रॉम दी 6% पर एनम वाला सिनारियो। तो 10 मीन प्रॉफिट कंसिस्ट ऑफ 2 आइटम। मीन प्रॉफिट में 2 हैं, एक प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लस इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट जो कोर्ट लगाएगा, प्लेंटिफ नहीं लगाएगा।